नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। आज हम करेंगे चंडीगढ़ का प्रैक्टिस सेट और बिहार के लिए भी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी, आप होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो किसी भी पेपर के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे यूपी, झारखंड, बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, जो भी है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, क्योंकि मतलब राजस्थान में कह रहा, क्योंकि जो ये पेपर है ना होम साइंस का है, और होम साइंस का सिलेबस जो है लगभग सेम ही है। और हर बच्चा लगभग सभी जो भी हमारे चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, DSSB हो, सभी की तैयारी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग अगर टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो तो आप एलटी ग्रेड नहीं दोगे या कुछ नहीं दोगे। तो इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बात ख़त्म करते हैं, यहीं पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हो एक्सटेंशन एजुकेशन पर 2 दिन क्लास चल रही है, जो कि हमने आपको कल और परसों कराई थी। और आज और ये कल चलेगा चंडीगढ़ का बिहार का प्रैक्टिस सेट, और उसके बाद 2 दिन चलेगा 2 दिन चलेगा आपका हेल्थ साइंस। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पर और सपोर्ट करते रहिए। चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती आपसे नहीं है, बस अच्छा लगे तो करना। ठीक है, ईर्ष्या एक तेज भावना है, क्या जन्मजात है या अतिरिक्त है, सकारात्मक है या डी ऑप्शन है नकारात्मक है। बताइए ईर्ष्या एक कैसी भावना है। देखो, बात जब भी हो ईर्ष्या की, क्रोध की, तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कैसे नकारात्मक होते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईर्ष्या है क्या चीज़। तो ईर्ष्या एक तरीके का संवेग है। ठीक है, क्या है? ईर्ष्या है संवेग। ओके, ईर्ष्या जो होती है कैसे, क्या है? संवेग है आपका। और संवेग जो है इंग्लिश भाषा के जो इमोशन शब्द से बना है, ये भी आपको पता है। लेकिन जो इमोशन भाषा है, जो इमोशन शब्द है, वो कहाँ से आया? तो वो आया लैटिन भाषा के इमोबियर से। लैटिन भाषा के किससे बना है? इमोबियर। ठीक है, इमोबियर से बना है इमोशन शब्द, इमोबियर। अब बात आती है भाई इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, क्यों कहते हैं हम इसको इमोबियर? तो इसका जो अर्थ होता है किसी को उत्तेजित करना। ठीक है, उत्तेजित करना। तो जो ईर्ष्या होती है ना, ईर्ष्या का जन्म होता है क्रोध से। किससे? क्रोध से। ये क्रोध जो होता है व्यक्ति को उत्तेजित करता है, और इतना उत्तेजित करता रहता है कि एक समय में वह व्यक्ति जिस पर क्रोध रोज कर रहा था ना, उससे वो ईर्ष्या करने लगता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना, साथ ही साथ हिला देना। किसी को हिला देना मतलब इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं उसको चाहे सामने जैसे संवेग जो होते हैं आंतरिक भी होते हैं और बाहर रूप में भी दिखते हैं। बाहरी रूप में गुस्सा आना, चिल्लाना, चेहरा लाल करना, आंखें दिखाना, इस टाइप का। ठीक है, या फिर आंतरिक रूप में संवेग में क्या होगा? BP हाई हो जाएगा। जैसे हम किसी को नहीं पसंद करते हैं तो उसको देखकर, या उसने कोई गलती कर दी तो उसको देखकर मेरा BP हाई हो गया उसकी गलती को देखकर। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीज़ें पैदा होने लगती हैं। तो हिला देना या फिर भड़क उठना, तीनों शब्द याद रखना। उत्तेजित करना, हिला देना और भड़क उठना, ये तीनों शब्द किसके अर्थ हैं? इमोवियर के अर्थ हैं। ठीक है, तो इतना याद रहेगा क्या आपको? इतना याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संवेग से क्वेश्चन आपके मल्टीपल टाइम बनते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक व्यवहार का जन्म, सामाजिक व्यवहार जो है जन्म के समय शुरू होता है, यह कथन बताना है। जो सामाजिक व्यवहार है जन्म के समय शुरू होता है, क्या ये सत्य कथन है या असत्य कथन है? या सी ऑप्शन है संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन है विवादित है, ई ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक। सामाजिक व्यवहार कब शुरू होता है ये बताना है आप। अगर आपको ये पता होगा तो आपको ऑप्शन जो है इसमें आपको करेक्ट हो जाएंगे। देखो, जो सामाजिक व्यवहार होता है वो शुरू होता है कब? जन्म के बाद। कब शुरू होता है? ये शुरू होता है किसके? जन्म के बाद शुरू होता है। ठीक है, जन्म के बाद शुरू होता है। और यहाँ पर बात हो रही है किसकी? जन्म के समय शुरू होता है। तो हम कह सकते हैं ये कथन असत्य है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताइए। तो हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल बात सही है कि ये जन्म के बाद आपका शुरू होता है। जो सामाजिक व्यवहार होता है जन्म के समय नहीं, जन्म के बाद शुरू होता है। देखो, जन्म के बाद बच्चे को 2 तरीके के वातावरण मिलते हैं। कौन कौन से 2 वातावरण मिलते हैं? एक तो मिलता है उसको भौतिक वातावरण, ठीक है, और दूसरा क्या मिलता है उसको? सामाजिक वातावरण मिलता है। दोनों वातावरण मिलते हैं, एक भौतिक मिलता है, दूसरा सामाजिक मिलता है। जो सामाजिक विकास होता है, ठीक है, व्यक्ति का सामाजिक विकास जिससे उसका सामाजिक व्यवहार मतलब
मतलब डेवलप होगा, भाई सामाजिक विकास होगा तभी तो सामाजिक व्यवहार बनेगा। ठीक है, तो इसको अगर पूछा जाए प्रभावित क्या करेगा, क्या कौन से तत्व जो ऐसे हैं कि किसी भी बच्चे के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करेंगे, तो वो तो एक तो हो जाएगा शारीरिक। देखो भौतिक की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवहार पूछा गया है, नहीं क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जो क्या प्रभावित करता है, एक तो उसको करता है शारीरिक विकास, उसका प्रभावित करता है सामाजिक व्यवहार को। दूसरा कह सकते हैं उसका जो संवेग है, संवेग भी उसके विकास को प्रभावित करते हैं। कैसे, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई बच्चा है, पैदा हुआ है, लेकिन फिजिकली उसे कुछ प्रॉब्लम है उसके हाथ पैर में, शायद वो सही से चल नहीं सकता है, ठीक है, दिव्यांग टाइप का हो सकता है, मतलब मैं अपने शब्दों में बताऊं तो जैसे मान लो वो दिव्यांग है, तो वो जब दिव्यांग है तो वो कहीं ना कहीं अपनी उस कमी को मन ही मन महसूस करेगा, और वो ज़्यादा क्या करेगा, अपना नेतृत्व तो नहीं कर पाएगा किसी के सामने, आत्म प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, सहकारिता का भाव, मतलब कि वो किसी की सहायता लेगा तो उसे अजीब लगेगा। ठीक है, वो चीज़ होती है उसके अंदर। तो क्या होगा, इस तरीके से जब वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, तो या तो वो क्या कहते हैं, अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी मतलब अंदर ही अंदर घुटते रहना और किसी से बात नहीं करना, अपनी मन की किसी से कहना नहीं, कुछ भी नहीं, बस एकांत प्रिय हो जाते हैं। ठीक है, और जो लोग अंतर्मुखी हो जाते हैं उनका भी विकास प्रभावित होता है। तो हम कह सकते हैं इनका संवेगात्मक विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, और शारीरिक विकास की वजह से क्या होता है, इनके सामाजिक व्यवहार पर असर पड़ता है। ओके, तो इन्हीं सब समस्याओं को लेते लेते जब बच्चे में शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो जिद्दी हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, तो भी कहीं ना कहीं शारीरिक विकास उनका सामाजिक विकास प्रभावित होगा। क्यों, क्योंकि ये जिद्दी हैं, क्रोधी हैं, ये सब भी कहाँ संवेग ही होते हैं बच्चे के। ठीक है, ये भी संवेग हैं, तो ये सारी समस्याएँ इनको देखने को मिलती हैं। तो अगर पूछा जाए सामाजिक व्यवहार को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, तो सामाजिक विकास को हमारा शारीरिक और संवेगात्मक विकास प्रभावित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कब शुरू होता है हमने बता दिया, जन्म के बाद शुरू होता है, ना कि जन्म के समय। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्कुल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डैश भोजन अन्य रोगों के कारणों में से एक है। ए ऑप्शन है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, बी ऑप्शन है ऊष्मायन, सी ऑप्शन है शोथ, डी ऑप्शन है पेचिश, ई ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक। तो डैश भोजन के अन्य रोगों के कारणों में से एक है। भाई जो भोजन जन्य कारण होते हैं, भोजन जन्य आप जानते हो, भोजन से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो भोजन जो दूषित हुआ है उसके कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या कारण होंगे इनमें से, भाई आपसे कारण पूछा जा रहा है भोजन के दूषित होने का। ठीक है, भोजन के दूषित होने से, और जब वो दूषित हो गया तो उससे जो रोग होते हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा कारण है कि भोजन दूषित हुआ और फिर लोगों में रोग फैल गए। तो वो आपको क्या दिख रहा है, ए ऑप्शन, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। यहाँ पर जो सूक्ष्म जीवों से भोजन दूषित होता है उसे वो क्या करता है, रोगों बहुत सारे रोगों के कारण बनते हैं। वो शायद आपकी पेचिश हो सकती है, वो आपका डायरिया या हैजा हो सकता है, बात एक ही है, डायरिया हैजा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी समस्या आपको हो सकती है। और भी बहुत सारी समस्या होती है, फूड पॉइजनिंग में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर बहुत दिक्कतें होती हैं, उल्टी, दस्त वगैरह, और कहीं भी कभी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है म्यूकस। ये होगा म्यूकस, म्यूकर लिखा है, म्यूकर, एस्परजिलस और इर्गोट। इर्गोट जैसे कवक डैश और डैश के सामान्य दूषक है। मतलब ये आपको जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो दूषित होती है तो उसमें म्यूकर, एस्परजिलस और इर्गोट जैसे कवक छा जाते हैं। ठीक है, क्या ए ऑप्शन है सुअर और गाय का मांस, बी ऑप्शन है फीताकृमि और भलयकृमि, सी ऑप्शन है जीवाणु और विषाणु, डी ऑप्शन है डबल रोटी और अनाज, ये ऑप्शन है निम्न में से एक से अधिक। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं आप लोगों के लिए अगर पढ़ाई डीपली नहीं की है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये पेपर जो है आपके आया हुआ पेपर है। इसमें ये जो प्रश्न आज मैं लाई हूँ, वैसे मैं ज़्यादातर खुद के बनाए हुए ही प्रश्न लाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया कि क्यों ना कुछ PYQs और करा दिए जाएँ। मैं PYQs भी कराती हूँ, मान लो प्रैक्टिस मैंने बिहार के पेपर की भी कराई है, PYQs की चंडीगढ़ की भी कराई है, चैनल पर मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा आप लोग, बिहार और चंडीगढ़ की। लेकिन ये जो है आपके यूपी स्टेट का
पेपर है 2019 का, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि आए हुए हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो म्यूकस, एस्परजिलस और इरकोट जैसे कवक किसके दूषक हैं? ये होते हैं डबल रोटी और अनाज पर। ठीक है, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। कभी भी ई पे मत चले जाना, अगर आंसर पता नहीं है तो रट इसे समझ लीजिए। डबल रोटी और अनाज पर म्यूकर, एस्परजिलस और इरगोट जैसे कवक का हमला होता है और ये डबल रोटी और अनाज को क्या करते हैं? दूषित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊन अपनी लगभग डैश मजबूती खो देता है जब वह गीली अवस्था में होता है। किसको ये आंसर पता है? ये इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ऊन जो है अपनी लगभग मजबूती खो देता है जब वह गीली अवस्था में होता है। ऑप्शन ए है 20%, ठीक है, ऑप्शन ए है 20%, या फिर बी है 50%, या फिर सी है 30%, या फिर डी है 40%। क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? जल्दी बताइए। तो राइट आंसर होगा, देखो जो ऊन होता है वह किससे, जो कपास का और लीलन का रेशा, मतलब जो वनस्पति रेशे होते हैं, वनस्पति रेशे जो होते हैं उनकी मजबूती पानी में पड़ने से बढ़ जाती है। और जो ऊनी और रेशम के रेशे होते हैं, रेशम के रेशे कैसे होते हैं और ऊन के रेशे जो प्रोटीन रेशे होते हैं या प्राणिज रेशे भी कह सकते हो, ये पानी में जब भी जाते हैं तो इनकी मजबूती कम हो जाती है। ठीक है, मजबूती कम हो जाती है। तो 40% तक मजबूती खो सकता है ऊन अगर आप उसे पानी में रखोगे तो। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर डैश रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। ए ऑप्शन है फ्लैक्स, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है नायलॉन, डी ऑप्शन है रेयॉन। डैश रेशे बाल के जलने की जैसे बदबू देते हैं। बालों में भी प्रोटीन होता है और ऊन में भी प्रोटीन होता है, रेशम में भी प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन रेशे बाल के जलने से की तरह बदबू देते हैं, लेकिन जो ऊन की बदबू होती है वो कैसी होती है? तीखी होती है, थोड़ी गंध इसकी। क्यों होती है? क्योंकि इसमें सल्फर की उपस्थिति होती है। ओके, लेकिन जो जो रेशम के रेशे होते हैं उनमें सल्फर उपस्थित नहीं होता, इसीलिए उसमें तो बाल के जलने जैसी बदबू ही आती है, लेकिन उतनी तीखी नहीं होती जितनी ऊन में आती है। तो प्रोटीन रेशे जब भी जलेंगे तो बदबू कैसी आएगी? आपके बालों के जलने जैसी आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूत से बुना प्लेन रेशा है। ए ऑप्शन शिफॉन, बी ऑप्शन क्रीप, सी ऑप्शन कैलिको, डी ऑप्शन है जॉर्जेट। तो सूत से बुना प्लेन रेशा कौन सा होगा आपका? जल्दी से आंसर दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए सूत से बुना प्लेन रेशा, या फिर यहाँ पे प्लेन का मतलब हिंदी में सादा भी हो सकता है ना, तो लैंग्वेज को समझते चलिए, सादा रेशा भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कैलिको। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कैलिको हो जाएगा। कैलिको जो होता है सूत से बना प्लेन रेशा होता है। इसकी चौड़ाई अगर पूछी जाए कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, तो 120 सेंटीमीटर होती है। ओके, 120 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ओके, ये 1 है, 2 है, 0। 120 सेंटीमीटर क्या होती है? कैलिको की चौड़ाई होती है। सूत से बना हुआ एक जो मतलब महीन सादी बुनाई का एक वस्त्र होता है, अगर पूछा जाए महीन सादी बुनाई का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिख लीजिएगा। महीन सादी बुनाई का सूत से बना, सूत मतलब सूती से, ठीक है, सूत से बना वस्त्र कौन सा है? तो वो होगा आपका कैम्ब्रिक। ठीक है, कैम्ब्रिक। ओके, कैम्ब्रिक क्या है? महीन सादी बुनाई से बना सूती कपड़ा है कैम्ब्रिक। और सूत से बना प्लेन रेशा वाली बुनाई का, ये भी प्लेन मतलब सादी, बात एक ही है। तो ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये महीन है काफ़ी। कौन सा वाला? कैम्ब्रिक जो है ये काफ़ी महीन है। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बहुत महीन है और वो सिंपल है, सादा रेशे से बना हुआ। ओके, तो इतना क्लियर हो गया आपका। क्रीप क्या है? किसी को क्रीप के विषय में पता है? जब हम क्या करते हैं, एक सेकेंड इरेज कर देती हूँ। जो क्रीप है आपका, जब बुनाई के द्वारा कपड़े की एक ही सतह, बुनाई के द्वारा क्या करते हैं? कपड़े की एक ही सतह, कपड़े की, आज मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, तो मुझे ये लगा कि मैं जल्दी जल्दी बहुत बोलती हूँ इसलिए कि आपका समय कम लगे, लेकिन आप लोगों को शायद समझ नहीं आता, तो मैं आज थोड़ा स्लो बोल रही हूँ।
ठीक है। तो बुनाई के द्वारा कपड़े की एक ही सतह पर सिलवटें, कपड़े की एक ही सतह पर सिलवटें, ठीक है, सतह पर सिलवटें डालना, ठीक है। तो इसको हम क्रीप कहते हैं, सिलवटें डालना। क्रीप किसे कहते हैं? जब बुनाई के द्वारा कपड़े की एक ही सतह पर हम सिलवटें डालते हैं, लाइन से सिलवटें डाल रहे हैं, तो उसे हम क्रीप कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? क्रीप कहते हैं। ओके, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रांडियल रक्त ग्लूकोज। इसमें सिर्फ एक शब्द आप पकड़ लोगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। प्रांडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण अभिसूचक है। अभिसूचक होगा, ये अभिसूचक नहीं, अभिसूचक होगा। ओके, संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रांडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण अभिसूचक है। फल का, वनस्पति का, दुग्ध का, ग्लाइसेमिक का, या ई ऑप्शन निम्न में से एक से अधिक का। ठीक है, क्या आंसर होगा? ये होगा डी ऑप्शन, ग्लाइसेमिक। ग्लूकोज का हमेशा कार्बोहाइड्रेट से संबंधित शब्द हो तो उसका ग्लाइसेमिक पूछा जाता है, ठीक है। और प्रोटीन होता है यहाँ पर तो उसके जैविक मूल्य की बात होती है, प्रोटीन का जैविक मूल्य पूछा जाता है। ओके, और कार्बोहाइड्रेट में शब्द दिया हो तो उसका ग्लाइसेमिक जाना जाता है। तो संदर्भित भोजन के साथ आप पढ़ लीजिए, ग्लाइसेमिक की बात हो रही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डैश के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर केयर की स्थापना की गई। ए ऑप्शन है पहला विश्व युद्ध के बाद, बी ऑप्शन है शीत युद्ध के बाद, सी ऑप्शन है दूसरा विश्व युद्ध के बाद, डी ऑप्शन है कारगिल युद्ध के बाद। क्वेश्चन आपने आई होप पढ़ लिया होगा। डैश के उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में, आपको इतना पता होना चाहिए इनमें से 1945 के आसपास कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आप आंसर कर जाओगे। और 1945 में जो आया आपका कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, मतलब केयर की बात हो रहे हैं। और ये हमारे इंडिया में कब आता है? ये इंडिया में आता है 1950 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1950 में। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। ए ऑप्शन है कॉर्डिंग, मतलब ऐसा चरण बताना है जिसके बाद सूत जो होता है, सूती रेशे जो होते हैं वो कताई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ए ऑप्शन है कार्डिंग, बी ऑप्शन है बेलिंग, सी ऑप्शन है स्लेवरिंग, या डी ऑप्शन है कॉम्बिंग। देखो, कार्डिंग और कॉम्बिंग दो में ज़रा सा डिफरेंस है, ठीक है। कार्डिंग और कॉम्बिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कार्डिंग जो होती है आपके, कार्डिंग जो होती है मतलब सूती रेशों पर, वो जो होती है किन पर होती है? जो सामान्य कपड़े आपके बनते हैं, ठीक है। सामान्य में ही मान लो कुछ अच्छे भी बन सकते हैं और कुछ मतलब बहुत छोटे रेशों से बनते हैं वो सामान्य हो जाते हैं, बहुत ही सामान्य, और थोड़े बड़े रेशों से बनते हैं वो वाले आ जाते हैं। लेकिन जो कॉम्बिंग का प्रोसेस होता है, जो अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनते हैं उन्हीं में कॉम्बिंग होती है। जो कॉम्बिंग होती है आपकी, वो उत्तम श्रेणी के रेशों में ही होती है। जब आपको उत्तम श्रेणी के वस्त्र नहीं बनाने होते हैं तो हम कॉम्बिंग वाला काम जो है वो स्किप कर देते हैं। इसीलिए आपको कॉर्डिंग और कॉम्बिंग कई बार एक जैसा लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिंग को हम तभी करते हैं जब हमें उत्तम श्रेणी के वस्त्र बनाने होते हैं। उत्तम श्रेणी के वस्त्र बनाने होते हैं तभी हम कॉम्बिंग करते हैं, अन्यथा हम कॉम्बिंग नहीं करते हैं, ठीक है। कॉम्बिंग क्या है? ये कार्डिंग का विकसित रूप है। कार्डिंग का जो प्रोसेस होता है इसका विकसित रूप है। विकसित क्यों है? कार्डिंग का विकसित रूप है। क्यों विकसित है भाई? क्योंकि हमने बताया ना, कार्डिंग जो होती है वो नॉर्मल कपड़े बनाने के लिए की जाती है, लेकिन हमें बहुत अच्छे कपड़े बनाने तो हम कॉम्बिंग करते हैं, नहीं तो हम कॉम्बिंग करते ही नहीं है, ठीक है। ओके, और हमारा आंसर क्या होगा? सूत की कताई के लिए तैयार वस्त्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सी ऑप्शन, स्लीवरिंग, ठीक है, स्लीवरिंग कहलाता है। बेलिंग क्या होता है? गांठ बांधकर हम क्या करते हैं, जब मिलों में भेजते हैं, गांठ बांधकर जब हम साफ़ सफाई करने के बाद हम गांठ बांधते हैं, गांठ बांधकर हम मिलों में भेजते हैं जब कॉटन के लिए, तो उस प्रोसेस को हम बेलिंग कहते हैं। बी ऑप्शन होगा बेलिंग, ठीक है, गांठ बांधकर भेजना। लेकिन आपका आंसर क्या होगा? सिर्फ सूत की कताई के लिए कोई रेशा तैयार है तो उसे हम कहते हैं स्लीवरिंग, ठीक है, स्लीवरिंग। ओके, स्लीवरिंग कहते हैं। स्लीवरिंग का व्यास अगर आपसे पूछा जाए
ठीक है। स्लिवरिंग की कंडीशन में व्यास क्या रहता है रेशे का, तो वो रहता है 1 इंच। ठीक है, 1 इंच रहता है। ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैं याद करके आ गई आपके लिए। ओके, और ये हमेशा स्लिवरिंग का काम किसके बाद होता है, ये होता है आपके कॉम्बिंग के बाद। स्लिवरिंग का काम हमेशा कॉम्बिंग के बाद होता है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरलॉक हो जाने के ऊनी रेशों की विशेषता कहलाती है। ए ऑप्शन फेल्टिंग, बी ऑप्शन संरचना, सी ऑप्शन सिकुड़ना, डी ऑप्शन कैरोटीन, ई ऑप्शन एक से अधिक। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है इंटरलॉक होने का प्रोसेस फेल्टिंग कहलाता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाने जाते हैं। ए ऑप्शन है जामदानी, बी ऑप्शन है चंदेरी, सी ऑप्शन है बालूचर, डी ऑप्शन है बूटियाँ। ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, आपका ए ऑप्शन जामदानी। ठीक है, क्या आंसर होने वाला है आपका, जामदानी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जामदानी। अब ढाका की मलमल की आपको विशेषताएं तो पता ही होंगी। 10 मीटर का जो थान का कपड़ा होता था 5 महीनों में तैयार होता था भैया, है ना। कितनी मेहनत का काम होता था ढाका की मलमल बनाना, 5 महीनों में तैयार होता था। बारिश के मौसम में बनाया जाता मलमल, क्यों, क्योंकि धागा ना टूटे इसलिए, नमी ज़रूरी होती है ढाका की मलमल को बनाने के लिए। और आपने सुना होगा इसके विषय में, माचिस की डब्बी में समा जाता था, अंगूठी में से निकल जाता था, इतना बारीक होता था। 15 मीटर का जो कपड़ा, जिसकी अर्ज कितनी होती थी, मान लो ये कपड़ा है ऐसे में, ये 15 मीटर का है। ठीक है, और ये अर्ज है 1 मीटर की अर्ज है, ये 1 मीटर की अर्ज है और ये 15 मीटर की लंबाई है। इतना बड़ा कपड़ा जो होता था वो क्या होता था, उसका वजन केवल कितना होता था, केवल वजन कितना होता था, 900 ग्राम। ये खूबियाँ हैं, इसे याद कर लेना, पूछा जा रहा है। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, तारीफ़ तो कर ही रही हूँ लेकिन बता रही हूँ। ठीक है, अब भाई कुछ ऑप्शन और भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जो चंदेरी है ये हथकरघे से बनाई जाती थी। हथकरघे मतलब हाथकरघा, आपने सुना ही होगा, हथकरघे से ये बनाई जाती थी। ठीक है, हथकरघे से इसका निर्माण होता था। जगह पूछा जाए तो कहाँ, मुर्शिदाबाद के बालूचर में होती थी, मुर्शिदाबाद के बालूचर में ये होती थी। ठीक है, चंदेरी। ओके, तो ये तीनों ऑप्शन एक ही चीज़ से संबंधित है। चंदेरी कहाँ होती थी, बालूचर में होती थी, और इसमें बूटेदार डिज़ाइन बनाई हो जाती थी, बूटियों वाली डिज़ाइन बनाई जाती थी। ये भी आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, बूटेदार डिज़ाइन बनाई जाती थी इसमें। ओके, बूटियों को बूटेदार डिज़ाइन कहते थे। तो ये सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है दिल्ली, मुंबई, गोवा, लखनऊ। तो चिकनकारी कला जो थी आपकी लखनऊ में विकसित हुई। कहाँ लखनऊ आता है, आपके उत्तर प्रदेश, जहाँ की मैं निवासी हूँ वहाँ आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। सत्य है, ये असत्य है, सी ऑप्शन है संबंध नहीं है, डी ऑप्शन विवादित है, ई ऑप्शन एक से अधिक। बाल अध्ययन में अनुसंधान जो करते हैं हम, बच्चों के लिए अनुसंधान कार्य जो किया जाता है उसमें सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल सत्य है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, डैश नाम। तो क्वेश्चन आप पढ़ें एक बार, देखिए क्वेश्चन है, नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। क्वेश्चन को घुमाया गया है और कुछ नहीं है। कार्यसूची है, जिद है, गति है, आदत है। तो ये होती है क्या, बोल दूं मैं आंसर, क्योंकि मैं आप लोगों के हिसाब से चल रही हूँ बिल्कुल, तब भी आप लोगों को नई क्लास समझ में आती, ना ही चैनल को लाइक करते हो, ना ही शेयर करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो। कोई नहीं, मैं भी जिद पे हूँ, कब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस यही है, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ तो क्लास बहुत लंबी हो रही है, और इसमें मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये फील आता है बच्चों का बहुत समय जाता है। मैं चाहती हूँ कम समय में, आप जैसे वर्क सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ते हैं ना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, कि आप लोगों का कम नेट लगे, कम समय लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको। लेकिन आप लोग मेरी क्लास को छोड़ देते हो, मैं देखती हूँ बीच में ही, तो मुझे ये लगता है शायद मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोलती हूँ, आपको समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बनी होती है जो कहलाते हैं न्यूट्रॉन, नेफ्रॉन, अम्ल या औषधियाँ। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, भाई गुर्दे किसके बने होते हैं, 1 लाख जो कार्यात्मक इकाइयाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वो होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है,
क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, गुर्दा किससे बनता है? नेफ्रॉन्स से बनते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? एक तरीके की छलनी होती है, जैसे हम चाय छानते हैं तो पत्ती जो होती है ऊपर रह जाती है और जो न्यूट्रिशन मतलब चाय होती नीचे आ जाती है, ऐसे इसमें होता है। जो न्यूट्रिशन होता है वो छन के पूरी बॉडी के लिए चला जाता है और जो वेस्ट होता है वो निकल जाता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स होते हैं, ये हमारी जो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई कहे जाते हैं नेफ्रॉन्स। जैसे हमारे शरीर की कार्यात्मक इकाई क्या है? सबसे छोटी कोशिका। क्वेश्चन नंबर 17 है, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डैश के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। ए ऑप्शन है नयन, बी ऑप्शन है फेफड़े, सी ऑप्शन है हृदय, डी ऑप्शन गुर्दे। ये समस्या आज के समय की इतनी विपरीत समस्या, गंभीर समस्या बन गई है कि लगभग लोग इसे आंसर कर सकते हैं बिना पढ़े भी, क्योंकि लगभग आसपास में ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जिनकी डायलिसिस होती है, और डायलिसिस में क्या होता है? किडनी डैमेज हो जाते हैं, आपके गुर्दे खराब हो जाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेबीज को डैश भी कहते हैं? अतिभय रोग, जलभय रोग, वायु भय, संप्रतवृत्ति रोग। तो हम क्या कहते हैं इसको? जलभय रोग कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज में जो व्यक्ति होता है पानी से डरने लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। जो गर्भावस्था के प्रथम 3 माह है वो डैश ट्राइमेस्टर कहलाता है। कौन सा प्रथम कहलाता है ट्राइमेस्टर? आरंभिक ट्राइमेस्टर, तृतीय ट्राइमेस्टर, अंतिम ट्राइमेस्टर, या फिर ई ऑप्शन एक से अधिक। इसमें 2 ऑप्शन में व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है, वैसे तो कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, बहुत ईजी है, क्वेश्चन में ही आंसर है। राइट आंसर होगा हमारा प्रथम ट्राइमेस्टर, लेकिन कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि हाँ शायद आरंभिक हो, क्योंकि ए ऑप्शन बी जो ऑप्शन है आरंभिक लिखा है, तो कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है, लेकिन इसको आंसर कभी मत करना। प्रथम ट्राइमेस्टर होता है पहले से तीसरा माह। ठीक है, पहले से तीसरे माह को गर्भावस्था में हम प्रथम ट्राइमेस्टर कहते हैं। ओके, और जो आपका तीसरे से शुरू होके 6 तक चलता है वो आपका द्वितीय मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, और जो 6 से 9 चलता है वो आपका क्या होता है? थर्ड, तृतीय, 7 ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, ये 3 होते हैं। तो प्रथम 3 माह की बात हो रही है तो प्रथम ट्राइमेस्टर होगा। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 20, आरंभिक बाल्यकाल डैश आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे एक कार्यक्रमों में से एक है। बाल्यकाल शब्द का ध्यान रखिएगा, क्या निन है NIN, या फिर ICMR है, या सी ऑप्शन ICDS है, या फिर डी ऑप्शन WHO है। तो ये आपको पता है आरंभिक बाल्यकाल से संबंधित कौन सी योजना है? ये ICDS। ठीक है, ओके, देखभाल और विकास की योजना है बच्चों की, तो सी ऑप्शन हाँ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ICDS किस ईयर में आया ये हमें कमेंट करके बताएंगे। और पता है मैं आपको इसलिए कमेंट करने को कहती हूँ कि अगर आपको बाई चांस नहीं भी याद हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम लंबे समय तक नहीं पढ़ते हैं तो उनके आंसर पता होते हैं, लेकिन थोड़ा मन में कन्फ्यूज़न होता है कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हो सकता है ये चीज़ आपके साथ भी होती हो, तो आप भी उस चीज़ को रिवाइज़ करें। आजकल तो गूगल का ज़माना है, नहीं बुक उठाने का मन है गूगल पे सर्च कर लो कि ये चीज़ किस ईयर में आई। लेकिन पता नहीं आप लोगों को ये लगता है जैसे कि मतलब मुझ पर मतलब क्या ही बोलूँ कि जैसे कुछ एहसान सा आप लोग करते हो, बिल्कुल आंसर ही नहीं देते हो। भाई आंसर दिया करिए आप लोग, अच्छी बात है आप कमेंट करते हो, नाइस क्लास, वो सब भी करते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को धन्यवाद। लेकिन आप लोग अगर कमेंट इस टाइप के करेंगे तो मुझे लगेगा मेरे बच्चे पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सीखना जिस तरह वे नहीं करते। यह किसने कहा? कैल्से LDL ने कहा। बी ऑप्शन है PR सिन्हा ने कहा, सी ऑप्शन है जॉन डीवी ने कहा, डी ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड ने कहा। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। तो ये राइट आंसर यहाँ पर जो हमारा होने वाला है वो होगा कौन सा? आपका डी ऑप्शन। ये कथन किसका? रस्किन बॉन्ड का है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि शिक्षा का यह अर्थ कभी नहीं है कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते हैं। शिक्षा का अर्थ उन्हें उस तरह व्यवहार करना सीखना जिस तरह वे नहीं करते हैं, और यह कहा है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, डैश छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों से मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। ए ऑप्शन है बज सत्र, बी ऑप्शन है मस्तिष्क मंथन, सी ऑप्शन है सेमिनार, डी ऑप्शन है सम्मेलन।
तो डैश छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों से मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। इस कथन को हम कहेंगे क्या? बी ऑप्शन, मस्तिष्क मंथन। ठीक है, मस्तिष्क मंथन हम इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डैश एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। सैंड पेपर की फिनैल फेल्ट की बात हो रही है और एक ऐसा शिक्षण है, मेन चीज़ क्या है यहाँ पर? दृश्य शिक्षण है, ये भी याद रखिएगा। तो ये चॉक बोर्ड है, फ्लैनल ग्राफ है, फोटोग्राफ है, चित्रकला है। तो नाम जब दे दिया है क्वेश्चन में ही तो आंसर तो आपको मिल ही जाना है, आगे तो कंफ्यूज करने को। फ्लैनल ग्राफ, ठीक है, फ्लैनल ग्राफ जो होता है वो फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण सामग्री है। ठीक है, चॉक बोर्ड वैसे तो नहीं बोला जाता है, ब्लैक बोर्ड बोलते हैं या वाइट बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चॉक बोर्ड अलग है, हालांकि है ये भी दृश्य साधन, लेकिन आपका राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, डैश समूह के नाम से जाना जाता है। जिनमें क्या होता है? सदस्यता का रोल रहता है और कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब एक प्रोसेस से काम होता है। किसी व्यक्ति को चुनोगे तो उसका एक प्रोसेस होगा, ये नहीं कि कहीं से भी किसी को भी उठाकर और बिना किसी रूल के वहाँ पर वो कर दोगे, उसे बिठाल दोगे लाके सीट पर। ठीक है, तो किसी को चुनने की बात हो रही है कार्यालय के लिए, तो एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ये अनौपचारिक है, औपचारिक है, स्थानीय है या संरचनात्मक है? तो यहाँ पर प्रसार शिक्षा का ये क्वेश्चन लग रहा है, तो ये मत समझिएगा, ठीक है, कि अनौपचारिक आ जाएगा। ये औपचारिक है। क्यों? क्योंकि भाई किसी व्यक्ति को चुनना है आपको कार्यालय के लिए, ठीक है, तो एक प्रक्रिया से गुजरना होगा, तो वो औपचारिकताएँ होंगी। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि क्लास का आज आखिरी प्रश्न है, बड़ी आकृति के डिजाइन से बचें यदि आप कैसे हैं? कमज़ोर हैं, दुबले हैं, पतले हैं, स्थूलकाय हैं। तो बड़ी आकृति के फूल के डिज़ाइन, मतलब बड़ी आकृति के फ्लावर वगैरह के जो डिज़ाइन होते हैं, वो जो मोटे लोग होते हैं, गंठे लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, उन पर कभी नहीं अच्छे लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? वो और ज़्यादा गंठे लगेंगे, और ज़्यादा मोटे लगेंगे, और ज़्यादा स्थूलकाय लगेंगे। तो ऐसे लोगों को हमेशा कैसे? छोटी छोटी बूटी के, ठीक है, बूटी के वस्त्र पहनने चाहिए, बड़े डिजाइन के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। लंबी धारियों के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ये गंठे हैं, जब ये लंबी धारियों के वस्त्र पहनेंगे, लंबवत रेखा के वस्त्र पहनेंगे, तो ये कैसे लगेंगे? थोड़े लंबे लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और इसी तरीके से अगर आप कमज़ोर हो, दुबले हो, पतले हो, तो आप हमेशा तिरछी रेखा के वस्त्र पहनेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे वस्त्र पहनेंगे तो थोड़े चौड़े लगेंगे, थोड़े गंठे लगेंगे, क्योंकि आप लंबे हैं, ठीक है, और थोड़े मतलब मोटे भी लगेंगे। ओके, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप लंबे हो तो आप थोड़े बड़े बूटे के वस्त्र पहन सकते हो, बड़ी डिज़ाइन के, बड़ी आकृति के डिज़ाइन के वस्त्र भी पहन सकते हो। तो मोटे लोगों के लिए छोटी छोटी डिज़ाइन के वस्त्र पहनने ज़्यादा सही रहते हैं। आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।